पहले वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे हम अपने संकेत बिंदुओं का विस्तार करते समय सावधानी बरतें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने बताया था कि एक तो प्रत्येक संकेत बिंदु को ध्यान से पढ़कर उसको समझना चाहिए, उसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और जब उसका विस्तार हम कर रहे हो तो विस्तार करते समय जो मुख्य मतलब हमारा विषय है जो प्रस्ताव का, उससे हमारा जुड़ाव बना रहना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। दूसरा बताया था कि हमें गागर में सागर भरने वाली कला आनी चाहिए, कम शब्दों के अंदर बहुत सी बात कहनी आनी चाहिए, न कि हमें एक ही बात को बार बार दोहराना चाहिए या एक ही पक्ष का केवल विस्तार करना चाहिए। और तीसरी बताई थी कि जब भी हम क्या करें, किसी संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हो तो हमें अगर उससे संबंधित कोई दोहा, कोई विचार, कोई नारा, कोई लोकोक्ति या किसी महान व्यक्ति का कोई कथन याद है तो हम उसको बीच में डालें, जिससे हमारा प्रस्ताव जो है आकर्षक बने। अब हम उसी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि संकेत बिंदु का विस्तार करते समय हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम क्या कर रहे हो, एक संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हो। देखिए अब यहां पर ये संकेत बिंदु ऊपर थे, हमारा यही प्रस्ताव चल रहा है शुरू से, दहेज के ऊपर था, जो दहेज वाला था मैंने बताया था आपको कि ये वाला, तो इसी का वर्णन हम कर रहे हैं। तो इसमें था कि वर्तमान में सामाजिक बुराई, ठीक है, पहले था मूल रूप। तो मूल रूप यहां पर बताया गया, मैंने पढ़ के बताया था आपसे। उसने कहा था कि भारत में वैदिक काल से प्रथा है और रामचरितमानस में भी क्या किया था, जनक ने अपनी बेटी सीता को दहेज दिया था, ठीक है। तो यहां से क्या किया, अगला जो संकेत बिंदु आता है वर्तमान में सामाजिक बुराई, इसको शुरुआत की, वर्तमान सामाजिक समाज में दहेज झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इसने क्या किया, इस पैरे के अंदर आने के लिए जो अंतिम लाइन थी इसको एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब हमें अपने संकेत बिंदु का जब हम अंत कर रहे हो तो उसका अंत कुछ ऐसे करें कि वो अगले पैरे की प्रथम लाइन से संबंधित हो। मतलब ये लाइनें बिल्कुल अलग न हो, लास्ट वाली और शुरू वाली। मतलब हम जब किसी संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हैं तो उसका अंत करते समय हम अंतिम बात ऐसी लिखें कि हम अगले संकेत बिंदु के रास्ते खोल दें, ठीक है, ताकि हम आगे जो है उसको जोड़ सकें। कई बच्चे क्या करते हैं कि लिख के संकेत बिंदु को बिल्कुल अलग से ही और एक अलग बात शुरू कर देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक ही प्रस्ताव के अंदर बहुत से विषय चल रहे हैं। नहीं, हमें इस पूरे प्रस्ताव के अंदर क्या करना है, एक समान रूप से एक लय बनाए रखनी है, एक मतलब कि इसका क्रम बनाए रखना है। तो उसके लिए ये चीज बहुत आवश्यक है। तो यही चीज यहां पर की गई। अगर अब इसकी बात करूं कि वर्तमान में सामाजिक बुराई, तो देखो यहां पर इस पैरे के अंदर इसका वर्णन किया गया और लास्ट लाइन देखिए कि उसे कन्या के विवाह के अवसर पर वर पक्ष की मांग पूरे करने के लिए कर्ज लेने के लिए विवश होना पड़ता है। यह लड़की के पिता की बात हो रही है, अन्यथा कन्या के सुखद भविष्य के लिए चिंताकुल रहना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपने बेटे के सुखद भविष्य के लिए चिंता में डूबा रहता है, ठीक है। ये बात थी वर्तमान की सामाजिक बुराई संबंधित संकेत बिंदु की। अगला है अनेक दुष्परिणाम। तो इसने क्या किया, इस लाइन से देखो दुष्परिणाम ही है, कौन सा, कि कर्ज लेना, कर्ज में डुबो दिया, दुष्परिणाम ही तो है। और आगे क्या है, कन्या के सुखद भविष्य की चिंता, ये भी दुष्परिणाम है कि माता पिता कभी भी उस चिंता को खत्म नहीं कर पाते। तो इस चीज से क्या किया उसने, अगले संकेत बिंदु मतलब जो हमारा था क्या कि अनेक दुष्परिणाम, इसके दरवाजे खोल दिए इस लाइन से। और अब क्या होगा, ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा। देखिए आगे लिखा है, यथा सामर्थ्य दहेज देने के बाद भी माता पिता के मन में पुत्री के सुखद भविष्य के संबंध में शंकाएं बनी रहती हैं। ये और ये बात बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब किसी संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हो तो उसकी अंतिम लाइन जो है ऐसी हो कि वो हमें अगले संकेत बिंदु की शुरुआत करने में सहायता प्रदान करे। तो ये बात बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारा निबंध जो होता है एक पूरा बंद के रूप में सामने आता है। उसमें बिखराव नजर नहीं आता और वो देखने में भी आकर्षक लगता है और पढ़ने में भी फिर जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है जो पढ़ रहा है उसकी। तो बच्चों यही थी वो बातें कि संकेत बिंदुओं का विस्तार करते समय दाते हुए बातें, मतलब ध्यान रखने योग्य बातें। मैंने यही बताई बातें आपको, एक बार फिर से देख लें। प्रत्येक संकेत बिंदु को ध्यान से पढ़कर उसे समझे, उसका विस्तार करते समय निबंध के शीर्षक जुड़ाव बना रखें, भटके नहीं। गागर में सागर भरने की कला को अपनाया था, कब शब्दों ज्यादा विचार रखें, न कि एक ही बात को बाबा दोहराएं या एक ही पक्ष का विस्तार कर चले जाएं। और अगला बताया, संकेत बिंदु का विस्तार करते समय विषय को जो चल रहा है उससे संबंधित दोहा, विचार, नारा, लोकोक्ति या किसी महान व्यक्ति का कथन डाल सकते हैं। ये मैंने दिखाया भी आपको एग्जाम्पल देकर के इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। और स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो, और एबिलिटी है लेकिन उसके लिए प्रयास की जरूरत है। और आगे है, संकेत बिंदु का विस्तार करते समय आरंभ में ऐसी बात रखें जो पूर्व संकेत बिंदु से संबंधित हो और अंत करते समय भी हमारी अंतिम
पंक्ति अग्रिम संकेत बिंदु में जाने का रास्ता बनाती हो, अर्थात वो उससे संबंधित हो। ये बात मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर समझाई, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा बेटा और 2-3 बातें हैं जो हमें, जब हम उसके संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हो तो वो भी कॉमन बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो सुनिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात ध्यान दें, कई बार क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी प्रस्ताव की, तो ये आपको दिखाया था। हमें क्या होता है, कई बार कई प्रस्ताव ऐसे आते हैं कि उनके बारे में, उस प्रस्ताव के विषय में कुछ आंकड़े पेश करने होते हैं, कुछ बातें बतानी होती हैं। जैसे देखिए इसमें था बाल श्रमिक संबंधित बातें, तो वो था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े, विश्व में 25 करोड़ से ज्यादा बाल श्रमिक। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है। कई बार हमें क्या होता है, जैसे जल के बारे में कई बार हम बताते हैं कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल है, इतना जल शुद्ध है, तो हम क्या करते हैं, ये आंकड़े डालते हैं। निरक्षरता का प्रस्ताव आता है तो हम बताते हैं, बेरोजगारी का आता है तो हम परसेंटेज बताते हैं। तो अगर हम ये चीज डालते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, वो हमारी क्या दिखाती है, वो हमारी मतलब एक किस्म से जिज्ञासा को दिखाती है कि हम आज के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, हवा हवाई ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, मन में आता है वो लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है ना, मन के अनुसार हमें आंकड़े नहीं डालने चाहिए। हम आंकड़े केवल तभी डालें जब वो प्रमाणिक हो, वो सार्थक हो और तार्किक भी हो, सही स्थान पर डालें और उस तर्क के साथ पेश करें कि जैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि 25 करोड़ बताया गया है। अगर वो साथ दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, नहीं दिया गया है, अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो ही उस आंकड़ों को प्रस्तुत करें, वरना गलत आंकड़े न डालें। गलत डालने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जांच करने वाले पर। दूसरी बात ये कि जब हम किसी संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हो, मान लो इसी को लेते हैं, बाल श्रमिक वाला गरीबी का मुख्य कारण। ठीक है, हम कागजी बातें बहुत सी जानते हैं, जो किताबों में पढ़ी हैं, सुनी हैं, हमने बहुत सी टीवी के अंदर देखा भी और बहुत से सुनते भी आए हैं। लेकिन हम क्या करें, सबसे अच्छा प्रस्ताव तभी बनता है जब हम कुछ मौलिक बात लिखें, न कि रटी रटाई पहले की याद की हुई रट्टा मार के या पहले पढ़ी हुई उन चीजों को उसी परिपाटी पे लिखे। बेटा मानते हैं नए तो कहां से लाएंगे, हमारे पास चीजें तो हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को अपने ढंग से, अपने तरीके से पेश करते हैं तो वो चीज क्या होती है, आकर्षक बन जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल वास्तविकता के नजदीक रह करके हमें प्रस्ताव का विस्तार करना चाहिए। और वास्तविकता के नजदीक रह के विस्तारित किया गया प्रस्ताव एक अलग ही प्रभाव छोड़ता है। मतलब आप गरीबी के मुख्य कारण जानते हैं, लेकिन आप अपने समाज के चारों ओर देखिए, अपना दृष्टिकोण जरा बड़ा कीजिए और जानिए कि आपके आसपास भी गरीब है और उनकी गरीबी का मुख्य कारण क्या है। और जो कारण है उसको पूरी तरीके से एक वास्तविक शब्दों के अंदर और वास्तविक भावना डालते हुए तब लिखिए, तो देखना एक बार जब जबरदस्त बात बनेगी उस निबंध के अंदर। तो मतलब हमें वास्तविकता के नजदीक रहकर अपने विचारों को मौलिकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। मौलिकता होती है बिल्कुल नए तरीके से, अपने ढंग से, न कि किसी रटी रटाई परिपाटी से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रस्ताव आकर्षक बनेगा। तो ये बात भी ध्यान रखें। अब सीधी सी बात है, मैं कोई बताऊंगा आपको गरीबी के मुख्य कारण, क्योंकि बहुत से हैं, तो वो मेरा विचार होगा और फिर क्या करेंगे, आप उसी को ही रट लेंगे। लेकिन नहीं, आप खुद सोचे कि गरीबी के कारण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेरोजगारी, बेवजह का मतलब ये सामाजिक असंतुलन है, और भी बहुत से चीजें हैं। जरा सोचिए, विचारिए, वही बात है। तो हम जब अपनी कोई नई मौलिक सोच देंगे तो वो एक अलग प्रभाव डालने वाली होगी। तो दूसरी चीज, हमें एक मौलिक विचार देना है और अपने शब्दों में देना, किसी और के शब्दों में नहीं। वो एक बहुत अच्छी बात होती है। तीसरी बात ध्यान रखने योग्य है, मैं पहले बता चुका हूं आपको ये बात कि हमें पुनरोक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गरीबी का मुख्य कारण वही बात है, आपको पता लग गया कि जो जातिवाद है वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज के अंदर कुछ विशेष तबके के, विशेष जाति के लोग गरीब होते हैं। तो एक बार हमें जाति दिमाग में आ गई तो हम क्या करते हैं, जाति को ही दोषी ठहराते रहते हैं, पूरे प्रस्ताव को ही जाति से बांध देते हैं और फिर पता नहीं लगता हमारा प्रस्ताव बाल श्रमिक था या गरीबी का था या फिर वो जाति का था। तो हमें बार बार अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी बात दोबारा कहनी भी हो तो उसको एक अलग तरीके से पेश किया जाए, न कि उन्हीं सेम शब्दों में। और ये एक अच्छे लेखक का मतलब चिन्ह होता है कि वो एक अच्छी बात को, अच्छा जो लेखक होता है वो अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करता है, और करता भी है तो नए शब्दों के साथ अपनी बात को दोहराता है। अच्छा, एक जगह जब मैंने पहले वाले में समझाया था आपसे वीडियो के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, किसी जैसे गरीबी का मुख्य कारण, इसके संबंधित कोई नारा बना सकते हैं, कोई है तो पहले हमारे दिमाग में वो दे सकते हैं, कोई दोहा दे सकते हैं, तो वो चीजें आ सकती हैं।
ठीक है, लेकिन हम कोशिश करें कि जो नारा हो वो आधुनिकता से जुड़ा हुआ हो। देखो बेटा, क्लियर कर दूं कि जब ये प्रस्ताव लिखे जाते हैं, हो सकता है पता नहीं कितने पुराने व्यक्ति लिखे, तो उसका समाज अलग था, उसकी चीजें अलग थी, उसका माहौल अलग था। आज समाज अलग है, आज माहौल अलग है, आज चीजें अलग है। हमारे पास देने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए अच्छे उदाहरण हैं और नए उदाहरण हैं। अगर हम नए उदाहरणों को पेश करेंगे तो जो जांच करने वाला होगा उसको पता लगेगा कि हम केवल एक विद्यार्थी नहीं है, एक जागरूक सशक्त सामाजिक व्यक्ति भी है। मतलब हम समाज के बारे में क्या करते हैं, आधुनिक जानकारी रखते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो जांच करने वाला होता है उसके ऊपर वो अच्छे नंबर देने के लिए हमें विवश होता है। तो हमें ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम नए नए उदाहरण, नए नए एग्जाम्पल, नई नई बातें उनको दें। आधुनिक, जैसे अगर बीमारी की बातें आ जाए, स्वास्थ्य के बारे में आ जाए, तो कोरोना जैसे चल रहा है तो उसके बारे में बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो और भी बहुत सी बातें आ सकती हैं इसके अंदर। तो हमें जहां तक संभव हो सके अपने समाज से जुड़ करके आधुनिक उदाहरण देने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए बेटा, कि पुराने उदाहरणों का भी अपना एक अलग महत्व होता है। हो सकता है जो चीज आज का उदाहरण स्पष्ट नहीं कर पाए वो पुरानी चीजें करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, कर्ण वाला जो था वो पढ़ के सुनाया था आपसे। कितनी प्राचीन बात है और कितना बढ़िया इफेक्ट छोड़ती है। तो प्राचीन बातें खराब नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यथास्थान पर हम नवीन चीजें भी डाल सकते हैं और वो हमारी मौलिकता का प्रमाण होती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। और अंतिम बात, जब हम अपने संकेत बिंदु का विस्तार कर रहे हैं तो क्या करें कि हमें अगर किसी और भाषा का कोई अच्छा विचार याद आता है, मान लो हम हिंदी का प्रस्ताव लिख रहे हैं, इंग्लिश की कोई बात हमें अच्छी सी याद आ गई, गरीबी के या बाल श्रमिक जो है इसके बारे में, या आतंकवाद के बारे में, या राजभाषा हिंदी के बारे में कोई अच्छी बात याद आ गई, मतलब इंग्लिश के अंदर, तो आप ये ना सोचे कि हम उसको लिखे नहीं। क्योंकि कई टीचर बोलते हैं हिंदी वाले कि इसमें इंग्लिश की बातें नहीं आएंगी। बिल्कुल सही कहते हैं वो कि इंग्लिश के वर्तनी का प्रयोग न करें आप। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी बात याद आती है तो आप उसको वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन डालते समय एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अपनी उस बात को अलग से फोकस किया जाए, अलग से दिखाया जाए कि देखिए ये बात इस भाषा में अलग तरीके से कही गई है, और वो वहां पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। और मैं तो कहता हूं कि एक बार आप पहले लिख ही दें कि इस बारे में इंग्लिश भाषा में, फ्रेंच भाषा में, चाइनीज भाषा में एक कहावत है, और फिर उस वर्तनी को आप अपना सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख के, जो सिंगल का प्रयोग करते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बात को लिखते हैं या नारे को लिखते हैं, तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब वो बात लिखें तो उसके बाद आप अपनी पैरे को खत्म कर दें और अगली ही बात शुरू करें। और ज्यादातर यही प्रयास करें कि पैरे के अंत में वो शुभ विचार आना चाहिए, अगर किसी दूसरी भाषा का है तो। और हिंदी वाला तो मैंने आपको दिखाई था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि कैसे हम बीच के अंदर अच्छी बातों को समाहित करें। तो बच्चों, ये वो बातें होती हैं जो हमें संकेत बिंदु का विस्तार करते समय ध्यान देनी चाहिए। तो कुछ तो मैंने पहले दिखाई थी और कुछ जो है ये और सी अलग से, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि जब भी आप संकेत बिंदुओं का विस्तार करेंगे तो इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर कोई बात समझ में न आई हो तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और हम जब आप कक्षाएं लेते हैं तो आप उनमें पूछ सकते हैं कि आपकी जो वो बताई हुई बात हमारी समझ में नहीं आई थी तो एक बार फिर से बताइए, तो हम वहां पर भी आपको अच्छे से समझा देंगे। तो बेटा अब क्या करते हैं, ये था मध्य हमारे निबंध का, मतलब उसका विस्तार कैसे करें, संकेत बिंदुओं का विस्तार कैसे करें। तो मध्य का जो है यहाँ पर अंत होता है। अब हम अपने प्रस्ताव के अंत की ओर चलते हैं, निबंध के अंत की ओर चलते हैं, और देखते हैं कि किसी प्रस्ताव का अंत कैसे होता है और किस चीज से होता है। वो चीज देखेंगे हम अगली वीडियो के अंदर।